नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागिन का बेटा पार्ट 2। राजगुरु से आशीर्वाद ले कपिल वर्मन उसी समय दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। कृष्णमूर्ति की समस्या से निपटने के लिए भगवान ने मुझे स्वतः ही यह सुअवसर प्रदान किया है। कपिल वर्मन की अनुपस्थिति में अब मुझे कृष्णमूर्ति के पास चलना चाहिए। राजगुरु उसी समय राज के अतिथि गृह में कृष्णमूर्ति के पास पहुंचे। राजगुरु, आप यहाँ? मैं एक गंभीर विषय में तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। पधारिए राजगुरु। अब बताइए राजगुरु, आप मुझसे क्या कहने आए हैं? किसी लंबी चौड़ी भूमिका के बांधे बिना ही राजगुरु ने स्पष्ट शब्दों में उससे कहा, कृष्णमूर्ति, मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी राह से हटाने के लिए तुम्हारा वध भी कर सकता हूँ या वर्षों के लिए तुम्हें कारावास में भी डाल सकता हूँ ताकि तुम सड़ गल कर अनाम मौत मर जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें सिर्फ मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन राजगुरु? देखो, मैं जान गया हूँ कि राजा कपिल वर्मन तुमसे विवाह करना चाहते हैं, अतः तुम्हें वचन देना होगा कि तुम उनसे विवाह नहीं करोगी और उनके रणभूमि से वापस आने से पहले ही वैशाली वापस लौट जाओगी। राजगुरु, यह आप क्या कह रहे हैं? कल रात जो खुशियाँ मुझे मिली थी, आप उन्हें छीनना चाहते हैं? कृष्णमूर्ति, कुछ भी हो, तुम्हें यह वचन देना ही होगा। राजगुरु, यदि मैं ऐसा वचन न दूं तो मैं तुम्हें। राजगुरु ने विवशता से उसकी ओर देखा। तत्पश्चात सिर पर से अपनी पगड़ी उतारकर उसे कृष्णमूर्ति के चरणों में रखते हुए कहा, बेटी, मैं तुमसे तुम्हारा अधिकार नहीं छीनना चाहता हूँ। तुम चाहो तो कपिल वर्मन की प्रेयसी ही नहीं, पत्नी भी बनकर रह सकती हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस विवाह में कुछ ऐसी उलझनें हैं जिनके विषय में मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। इस पगड़ी की लाज रख लो बेटी और मुझे ऐसा वचन दे दो जैसा देने के लिए मैंने तुम्हें कहा है। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं राजगुरु? कृष्णमूर्ति अपने चरणों में रखी राजगुरु की पगड़ी को देख हतप्रभ सी रह गई थी। उसने झुककर पगड़ी को उठाया। राजगुरु, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी इन बातों में अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण भेद छुपा हुआ है। मैं वचन देती हूँ कि आपकी पगड़ी की लाज मैं अवश्य रखूंगी और आज ही वैशाली वापस लौट जाऊंगी। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटी। राजगुरु ने स्नेह से कृष्णमूर्ति को विदा किया। कृष्णमूर्ति ने उसी समय राजा कपिल वर्मन के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र को अतिथि गृह की दासी को दे उसी दिन रथ में बैठकर वैशाली की ओर चल दी। मुझे माफ करना राजा कपिल वर्मन, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारे राज्य से इस प्रकार चोरों की भांति जा रही हूँ। रावनगर से जाते समय उसका मन बहुत दुखी था। इधर रणभूमि में राजा कपिल वर्मन राजा नयन सिंह से युद्ध कर रहा था। आह, उफ, आह! युद्ध में राजा कपिल वर्मन की जीत हुई। राजा नयन सिंह उसके हाथों मारा गया। अपनी जीत हुई देखकर कपिल वर्मन खुशी से फूला न समाया। आहा, अब मैं कृष्णमूर्ति से निर्विरोध विवाह कर सकता हूँ। विजय के उल्लास में झूमता हुआ वह वहीं से सेना के साथ रावनगर की ओर लौट पड़ा। जब वह रावनगर पहुंचा तो सीधा राज के अतिथि गृह में गया। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति, कहाँ हो तुम? तभी एक दासी कृष्णमूर्ति का पत्र लेकर उसके पास आई। महाराज, नर्तकी कृष्णमूर्ति आपकी अनुपस्थिति में वैशाली वापस लौट गई है और आपके नाम यह पत्र दे गई है। कृष्णमूर्ति वैशाली चली गई? कपिल वर्मन ने पत्र लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। महाराज, मुझे आपने अपने हृदय आसन में स्थान दिया है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। अज्ञात परिस्थितिवश मैं वैशाली वापस जा रही हूँ, कृपया मेरी धृष्टता क्षमा करें। आपकी कृष्णमूर्ति। पत्र पढ़कर कपिल वर्मन हतप्रभ सा खड़ा रह गया। कृष्णमूर्ति इस प्रकार रावनगर से क्यों चली गई? मुझे इसी समय वैशाली पहुंचकर कृष्णमूर्ति से मिलकर यह जानना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। कपिल वर्मन उसी समय बिना राजमहल में गए रथ में बैठ वैशाली राज्य की ओर जाने लगा। तब राजगुरु ने उसका रथ रुकवाकर उससे कहा, राजन, राज्य में आपकी विजय उत्सव की खुशी में विभिन्न समारोह होने वाले हैं। ऐसे समय में आप कहाँ जा रहे हैं? राजगुरु, मुझे इस समय मत रोको, मैं रावनगर की होने वाली महारानी को लेने वैशाली जा रहा हूँ। यह कह कपिल वर्मन ने रथ आगे बढ़ा दिया। राजगुरु विवश सा रथ को जाते देखता रह गया। वैशाली में पहुंचकर कृष्णमूर्ति से मिलते ही कपिल वर्मन को यह पता चल जाएगा
कि मेरे ही कहने पर कृष्णमूर्ति रावनगर छोड़कर चली गई थी। इधर वैशाली में वैशाली की राजा जयदत्त का सेवक कृष्णमूर्ति के पास पहुंचा। कृष्णमूर्ति, तुम्हें महाराज जयदत्त ने दरबार में नृत्य करने के लिए बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं तैयार होकर दरबार में आती हूँ। सेवक के जाने के पश्चात कृष्णमूर्ति ने विष की शीशी निकाली। मैं इस विष को खाकर जान दे दूंगी, पर राजा जयदत्त के सामने दरबार में नहीं नाचूंगी। किसी के भी सामने न नाचने का मैं राजा कपिल वर्मन को वचन दे चुकी हूँ। कृष्णमूर्ति ने तत्काल ही विष की शीशी को मुंह से लगा लिया और गट गट सारा विष पी गई। इधर वैशाली पहुंच लोगों से नर्तकी कृष्णमूर्ति के घर का पता पूछते पूछते आखिर कपिल वर्मन उसके घर के बाहर पहुंच गया। तत्पश्चात उसने भवन में प्रवेश किया। जब वह अंदर पहुंचा तो कृष्णमूर्ति आखिरी सांसें ले रही थी। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति, यह तुम्हें क्या हो गया है? आह! कपिल वर्मन दौड़कर उसके पास पहुंचा। तब कृष्णमूर्ति ने उसकी ओर देखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, महाराज, आखिर आप मेरी तलाश में यहाँ आ ही गए। कृष्णमूर्ति, तुम रावनगर से क्यों चली आई? महाराज, मैं आखिरी सांस ले रही हूँ। मरते समय आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। सुनिए, आपको रणभूमि में भेजकर राजगुरु कार्तिकेय मेरे पास आकर बोले थे। कृष्णमूर्ति ने अटकते अटकते कपिल वर्मन को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर कपिल वर्मन क्रोध में भर उठा। राजगुरु ने ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसा करने का क्या अधिकार था? आह महाराज, शायद इसमें उनकी कुछ मजबूरी रही हो। खैर कृष्णमूर्ति, राजगुरु से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले यह बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? महाराज, मैंने विष पान कर लिया है। विषपान? लेकिन क्यों? महाराज, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं किसी के भी सामने नहीं नाचूंगी। आपको दिए उसी वचन की लाज रखने के लिए मैंने विष पान किया था। कहकर कृष्णमूर्ति ने उसी राजा जयदत्त के आदेश के बारे में बताया। सारी बात जानकर कपिल वर्मन कातर स्वर में कह उठा, कृष्णमूर्ति, तुमने यह क्या किया? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आप ही अग्नि दिखाना। इतना कहते कहते कृष्णमूर्ति की सांस उखड़ने लगी। अगले ही पल कृष्णमूर्ति हिचकी के साथ ही कृष्णमूर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए। तब कृष्णमूर्ति की आखिरी इच्छा के मुताबिक कपिल वर्मन ने दुखी हृदय से उसकी चिता को अग्नि दिखाई। तत्पश्चात वह बुझे मन से रावनगर लौट पड़ा। जब वह रावनगर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मुझे अभी राजगुरु के पास जाकर कृष्णमूर्ति के बारे में बात करनी चाहिए। गुस्से में उबलते कपिल वर्मन ने रथ राजगुरु के महल की ओर मोड़ दिया। शीघ्र ही उसका रथ राजगुरु कार्तिकेय के महल के बाहर जा रुका। रथ से उतरकर कपिल वर्मन जब महल में राजगुरु के शयन कक्ष के बाहर पहुंचा। महाराज, यह कैसा दुर्भाग्य है। जब जब मैंने राजकुल का भला करना चाहा है, तब तब मुझे असफलता हाथ लगी है। एक बार पहले मैंने आपकी सुरक्षा के लिए एक योजना प्रारंभ की थी। तब महारानी चारू मेरे द्वारा विषपान का शिकार होकर मर गई थी। अब मैं कपिल वर्मन का भला करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी कपिल वर्मन को वैशाली जाने से न रोक सका। वहां पहुंचकर कपिल वर्मन आवेश में आ न जाने क्या कर बैठे। मुझे मार्ग दिखाओ महाराज, अब मैं क्या करूं? कक्ष के बाहर खड़ा कपिल वर्मन राजगुरु की यह बातें सुन बुरी तरह चौंक पड़ा। हमारी माँ विषपान करके मरी थी, लेकिन हमें तो कुछ और बताया गया था। हमारी माँ को राजगुरु ने विष दिया था, लेकिन क्यों? कपिल वर्मन ने आवेश में भरकर उसी समय राजगुरु के कक्ष में प्रवेश किया। उसे इस समय वहां देख राजगुरु चौंक पड़े। राजन, आप? कपिल वर्मन उन्हें आग्नेय नेत्रों से देखता हुआ बोला, हाँ राजगुरु, मैं इस समय आपके पास यह जानने आया हूँ कि आपने छल के द्वारा कृष्णमूर्ति को यहाँ से वैशाली वापस क्यों भेजा था। क्षमा करें महाराज, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकूंगा। यह सुन कपिल वर्मन का रोम रोम क्रोध की अग्नि में सुलग उठा। उसने चिल्लाते हुए राजगुरु से पुनः कहा, अच्छा यह बताइए राजगुरु कि हमारी माँ महारानी चारू की मृत्यु कैसे हुई थी। यह सुनते ही राजगुरु कपिल वर्मन से बोले, आज अचानक यह प्रश्न क्यों उठ रहा है राजन? राजगुरु, बात न टालिए और हम जिस प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं उसका सही सही उत्तर दीजिए। महारानी की मृत्यु प्रसव में हुई थी। महारानी की मृत्यु विष से हुई थी।
यह आपको किसने बताया है राजन? किसने भी बताया हो, तुम यह बताओ कि यह सच है या झूठ? यह झूठ नहीं है। यानी यह बात सच है? हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि उन्हें यह विष किसने दिया था? मैंने। फिर तो आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं राजगुरु। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो राजन। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ राजगुरु। कल आपको दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा, वहीं आपके अपराधों का दंड दिया जाएगा। यह सुन राजगुरु बुरी तरह तिलमिला उठे। तुम मेरा न्याय करोगे, यह मत भूलो। रावनगर के राजकुल के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम मुझे कटघरे में खड़ा करोगे, यह जाने बगैर कि राजकुल की रक्षा और विस्तार के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया था। अपराध अपराध होता है, वह चाहे दास करे या राजगुरु। ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारा यह राजगुरु का पद। संभालो अपना यह पद। आवेश में कांपते राजगुरु ने अपना उत्तरीय कपिल वर्मन के सामने फेंक दिया। यह देखकर, राजगुरु तुम्हारी इतनी हिम्मत? ठीक है, तुम इसी समय इस महल में नजरबंद हो। कल सुबह भरे दरबार में तुम्हें दंड दिया जाएगा। यह कह कपिल वर्मन तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ सैनिकों को राजगुरु के महल की निगरानी रखने के लिए आदेश दे वह राजमहल चला गया। राजमहल में आकर जब वह अपने शयन कक्ष में शैया पर लेटा तो उसका मन बुरी तरह परेशान था। राजगुरु जैसे लोग विश्वासघाती होंगे, इस बात की तो मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वह इन विचारों में डूबा ही हुआ था कि तभी, ओह, यह तीव्र प्रकाश कैसा! कुछ पल बाद जब तीव्र प्रकाश छंटा तो, कुल देवता आप? हाँ कपिल वर्मन, मैं। तुम राह से भटक गए हो, अतः तुम्हें राह दिखाने आना पड़ा। कुल देवता, मैं राह भटक गया हूँ, लेकिन कैसे? कपिल वर्मन, तुमने राजगुरु कार्तिकेय पर मिथ्या आरोप लगाकर सही नहीं किया है, वे बेगुनाह हैं। कुल देवता, राजगुरु ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने मेरी माता को विष दिया था। नहीं कपिल वर्मन, नहीं। सच सूरज की तरह होता है और तुम सच सुन नहीं सकोगे, इसलिए तुम्हें सच बताया ही नहीं गया था। तो क्या राजगुरु ने जो कहा था वह झूठ था? हाँ कपिल वर्मन, सच यह है कि तुम्हारी माता का देहांत विष से ही हुआ था, लेकिन विष तुम्हारी माता को नहीं अपितु तुम्हारे पिता को दिया गया था। यह कैसी अनबुझ पहेली है कुल देवता? विष पिता को दिया गया और मर गई माता? आ गए ना चक्कर में कपिल वर्मन। सुनो, राजगुरु के खेल निराले ही होते आए हैं। उनका हर कदम कूटनीति व सुरक्षा से भरा होता है। दरअसल वे प्रतिदिन तुम्हारे पिता के भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाकर देते थे। भोजन में विष? हाँ कपिल वर्मन, नागलोक के राजा नागराज सर्पेश तुम्हारे पिता के प्राणों के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए राजगुरु तुम्हारे पिता को रोज भोजन में विष दिया करते थे। नागलोक के राजा सर्पेश मेरे पिता के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन क्यों? कपिल वर्मन, तुम्हारी माँ चारू नागलोक के राजा सर्पेश की इकलौती पुत्री थी। एक बार राजकुमारी चारू नारी का वेश धरकर नागलोक से पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आई, तो पृथ्वी पर उसकी मुलाकात तुम्हारे पिता जयवर्मन से हुई। राजा जयवर्मन और तुम्हारी माँ दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजा जयवर्मन राजकुमारी चारू को रावनगर ले आए। नागलोक का राजा सर्पेश यह जानकर क्रोध में फुंकार उठा। वह राजकुमारी चारू को वापस नागलोक बुलाना चाहता था। इसके लिए पहले वह नागलोक की विष कन्याएं राजा जयवर्मन के पास भेजकर उन्हें मौत के घाट उतारने की योजना बनाने लगा। विष कन्याओं को स्पर्श करते ही राजा जयवर्मन तुरंत मर जाते। इधर राजगुरु कार्तिकेय भी कम चालाक नहीं थे। वे आने वाले खतरे को भांप चुके थे, सो वे राजा जयवर्मन को बताकर उन्हें प्रतिदिन भोजन में ऐसा विष देने लगे जिस विष के ऊपर विष कन्याओं का जहर काम नहीं कर सकता था, अपितु विष कन्याएं राजा जयवर्मन के सानिध्य में आकर स्वयं मर जाने वाली थी। तुम उस समय अपनी माँ के पेट में थे। महारानी चारू को यह नहीं बताया गया था कि महाराज को प्रतिदिन खाने में विष दिया जाता है, लेकिन उन्हें इस बात से अवगत क्यों नहीं किया गया? राजनीतिक रहस्य हर किसी को नहीं बताए जाते हैं कपिल वर्मन। महारानी को भी नहीं? हाँ, महारानी को भी नहीं। और एक दिन अनजाने में तुम्हारी माता तुम्हारे पिता की थाली में से भोजन का एक कोर खा बैठी और राजगुरु की इन राजनैतिक दाव पेचों के कारण हमारी निर्दोष माता की बलि चढ़ गई। कपिल वर्मन,
विष भरा कौर खाते ही तुम्हारी माँ की दशा बिगड़ गई। तुम्हारे पिता ने तुरंत राजवैद्य को बुलाकर तुम्हारी माता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह बच न सकी। तब तुम्हारी माता का पेट चीरकर तुम्हें बचा लिया गया। ओह, तो यह बात है। कपिल वर्मन, तुमने राजगुरु पर जो आरोप लगाया है वह निराधार है। तुम्हारी माता की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था। अगर उन्होंने किसी उद्देश्य के तहत यह हत्या की होती तो तुम उन पर आरोप लगा सकते थे। कुल देवता, निश्चय ही राजगुरु निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने कृष्णमूर्ति को रामनगर से वैशाली क्यों भेजा था? अब तो वह दोषी हैं। कपिल वर्मन, यह भविष्यवाणी हुई थी कि तुम 6 माह तक ही जीवित रह सकोगे। राजगुरु यह भविष्यवाणी जानकर मन ही मन दुखी रहते थे। राजगुरु कृष्णमूर्ति को कुछ माह की सधवा नहीं बनाना चाहते थे। 6 माह पश्चात तुम तो मर जाते, पीछे विधवा कृष्णमूर्ति को तड़पने के लिए छोड़ जाते। यही सब सोचकर राजगुरु ने कृष्णमूर्ति को तुम्हारे रास्ते से हटाना ही उचित समझा, पर उन्हें क्या पता था कि कृष्णमूर्ति इस प्रकार आत्महत्या कर लेगी। ओह, तो राजगुरु ने कृष्णमूर्ति को इसलिए वैशाली भेजा था। कपिल वर्मन, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। 5 दिन पश्चात 6 माह का समय पूरा होने वाला है। 6ठे दिन तुम मर जाओगे, इसलिए 5वें दिन ही तुम यदि नागलोक चले जाओ तो तुम जीवन पा सकते हो। वह कैसे कुल देवता? कपिल वर्मन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर तुम केवल 6 माह तक ही जीवित रह सकते थे। 6 माह पूरे होने से पहले यदि तुम जीवित अवस्था में नागलोक पहुंच जाओ तो वहां पर तुम्हारे ऊपर ज्योतिष की भविष्यवाणी लागू नहीं होगी। ज्योतिषी ने तुम्हारी मृत्यु नागलोक में नहीं अपितु पृथ्वी लोक में होनी बताई थी। लेकिन नागराज सर्पेश भला मुझे नागलोक में क्यों प्रवेश करने देंगे? वे तो हमसे वैसे ही रुष्ट होंगे। तुम्हारा यह सोचना गलत है कपिल वर्मन। जब नागराज को अपनी पुत्री चारू की मृत्यु का समाचार मिला था तो उनका हृदय दुख से भर उठा था। तब उन्होंने राजा जयवर्मन को विष कन्याओं के द्वारा मारने का विचार छोड़ दिया था। अब नागराज बूढ़े हो चुके हैं। नागलोक का राज सिंहासन संभालने में भी वे अशक्त हो उठे हैं। तुम्हें अपने सामने पाकर वे तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे कपिल वर्मन। मेरी मानो और 5 दिन बीतने से पहले ही नागलोक चले जाओ। नागलोक की राजगद्दी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन कुल देवता, मैं नागलोक जाऊंगा कैसे? वहां पहुंचने पर नागराज कैसे पहचानेंगे कि मैं उनका नाती हूँ? कपिल वर्मन, राजगुरु के पास तुम्हारी माँ की एक मणि है। उस मणि को मुंह में रखकर तुम राजमहल के सरोवर में कूद जाना, तब तुम जीवित ही नागलोक पहुंच जाओगे। उस मणि को दिखाने पर नागराज तुम्हारे बारे में जान जाएंगे। ठीक है कुल देवता, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मैं अपने छोटे भाई अक्षय वर्मन को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा? उसे संभालने के लिए रानी पद्मा व राजगुरु कार्तिकेय ही काफी हैं। रानी पद्मा? लेकिन रानी पद्मा अब कहाँ है? वे तो न जाने कहाँ लापता हो गई हैं। वे कहीं लापता नहीं हुई हैं, अपितु इस महल में ही हैं। महल में? लेकिन कहाँ? वे अपने शयन कक्ष में चैन की मीठी नींद सोई पड़ी हैं। लेकिन वे अचानक कहाँ चली गई थी? हमने तो उनकी बहुत खोज करवाई थी। मैंने कहा ना, वे लापता नहीं हुई थी। वे जिस दिन लापता हुई थी उसी दिन से ही वे अपनी शैया पर गहरी नींद सोई पड़ी हैं। अच्छा, लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ और वे किसी को दिखाई क्यों नहीं देती हैं? यह सब मेरे प्रभाव के कारण हुआ है कपिल वर्मन। लेकिन आपने यह सब क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ रानी पद्मा तुम्हें मारकर तुम्हारे स्थान पर राजकुमार अक्षय वर्मन को रावनगर के राज सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ही मैंने उन्हें अदृश्य करके गहरी नींद सुला दिया था। ओह कुल देवता, आप तो रहस्य पर रहस्य खोलते जा रहे हैं। कपिल वर्मन, जाओ इसी समय जाकर देखो। रानी पद्मा तुम्हें अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सोई हुई मिलेंगी। कुल देवता, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत बड़ा अपराध करने से बचा लिया है। कपिल वर्मन ने कुल देवता को प्रणाम किया। तब उसे आशीर्वाद दे कुल देवता अदृश्य हो गए। कपिल वर्मन उसी समय रानी पद्मा के शयन कक्ष में पहुंचा। यह तो सचमुच ही रानी माँ शैया पर गहरी नींद सोई पड़ी हैं। उसी दिन मुंह अंधेरे ही कपिल वर्मन राजगुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। राजगुरु, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आप जैसे देव पुरुष पर शक किया, मुझे क्षमा कर दो। उठो राजन, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है। मुझे खुशी है
कि तुम्हें सही गलत का पता लग गया है। राजगुरु, मुझे कुल देवता ने सब कुछ बता दिया है। उन्हीं के निर्देशानुसार मैं शीघ्र ही नागलोक जाना चाहता हूँ। मेरे बाद आपको अक्षय वर्मन को रामनगर का नया राजा बनाकर उसकी उचित देखभाल करनी है। जब तक अक्षय वर्मन व्यसक न हो तब तक आपको ही राजकाज संभालना होगा। राजन, राजकुल की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो चलिए राजगुरु, इसी समय चलकर रानी माँ से इस विषय में बात करते हैं। जब वे दोनों रानी पद्मा के शयन कक्ष में पहुंचे तब भी रानी गहरी नींद सोई पड़ी थी। कपिल वर्मन ने उसे जगाने की चेष्टा की। रानी माँ, उठिए, सवेरा हो गया है। रानी पद्मा ने तुरंत आंखें खोल दी। कपिल वर्मन को सामने देख वह बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम अभी जीवित हो? रानी माँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो स्वतः ही रामनगर छोड़कर नागलोक जा रहा हूँ। अब रामनगर पर अक्षय वर्मन का ही अधिकार रहेगा। तुम नागलोक जा रहे हो? तब राजगुरु ने रानी पद्मा को कपिल वर्मन के नागलोक जाने का कारण बताया। सारी बात जानकर रानी पद्मा ग्लानि से भर उठी। बेटा कपिल वर्मन, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। तुम्हें मारकर मैं अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। फिर राजगुरु से मणि ले कपिल वर्मन ने महल के सरोवर में छलांग लगा दी। वह सरोवर के पानी में उतरता हुआ नागलोक की ओर बढ़ चला। शीघ्र ही वह नागलोक जा पहुंचा। कौन हो तुम? मैं नागराज का नाती कपिल वर्मन हूँ। मैं पृथ्वीलोक से उनसे मिलने आया हूँ। कृपया मुझे उनके पास ले चलो। सेवक तुरंत ही उसे नागराज सर्पेश के सामने पकड़कर ले गए। नागराज, यह मनुष्य स्वयं को आपका नाती बताता है। क्या कहा? हाँ नागराज, मैं आपकी बेटी स्वर्गीय चारू का पुत्र कपिल वर्मन हूँ। ओह, तुम मेरी बेटी के पुत्र हो? नागराज, मैंने सुना था कि तुम मेरे पिता राजा जयवर्मन से रुष्ट थे। कभी था बेटा, लेकिन अब नहीं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा। आओ, हमारे सीने से लग जाओ। कपिल वर्मन आगे बढ़कर नागराज के सीने से लग गया। बेटा, क्या तुम मुझे छोड़कर फिर पृथ्वीलोक पर चले जाओगे? नहीं नाना जी, अब मैं यहीं पर रहकर आपकी सेवा करूंगा। कपिल वर्मन, यह कहकर तुमने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। आज हमें लग रहा है कि इस नागलोक में कोई हमारा भी सगा संबंधी है। यह कह नागराज ने पुनः कपिल वर्मन को सीने से लगा लिया। अब कपिल वर्मन नागलोक में ही रहने लगा था। नागराज की मृत्यु के पश्चात उसे ही नागलोक का राजा बनाया गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।